Today we are going to start the new chapter. In the last class, we have wind up. We had done with the electrochemistry ना completely. Yes, ma'am. तो अभी वाला पोर्शन बेटा जो रहेगा वो 12th केमिस्ट्री का ही रहेगा. 11th केमिस्ट्री completely wind up हो गया है काफी देर पहले ही. 12th केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने कर लिया है. तो आज का चैप्टर आपका रहेगा नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का. Now, one or the two things I just want to tell you. One that thing is वन थिंग इज कि जो आपका 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री. सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री को हम कुछ पोर्शन सॉल्यूशंस में कवर अप करेंगे. बाकी जो आपका मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वाला टॉपिक है वो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फिजिकल के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें यूज होता रहेगा. तो सेपरेटली से हम उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे. व्हेन आई विल जो इसमें यूज हो रहा है सॉल्यूशन में, जैसे आज मेथड्स टू मेजर द कंसंट्रेशन यूज होंगे, वो आपके फर्स्ट चैप्टर में भी है, तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे. एंड बेटा जो आपका पोर्शन कुछ ऐसा होगा जो मुझे लगेगा कि इसमें कवर अप नहीं हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, तो व्हेन आई विल एंड दिस चैप्टर, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल टेल. तो रिगार्डिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, व्हाट इज द एक्चुअली सॉल्यूशन. जैसे हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे ना, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे या नॉर्मल बातों में बोलते हैं, तो सॉल्यूशन से सबसे पहले ध्यान में आता है कि कुछ लिक्विड जैसा है, फिजिकल स्टेट जिसकी लिक्विड है. इट इज दैट टाइप ऑफ मिक्सचर आई मस्ट से. बट ये परसेप्शन गलत है. when you will study in the chemistry you will see कि physical states क्या क्या हो सकती हैं, कैसे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है. द सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. देखो है तो ये मिक्सचर ही है, बट इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. द सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू or more than two components. More than two components. ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें या तो दो कंपोनेंट होते हैं या दो से ज्यादा कंपोनेंट भी होते हैं. whose composition can be varied up to the certain limits. जिसकी कंपोजिशन को आप कुछ लिमिट्स तक ही वेरी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि दो चीजों को मिक्स करते गए और मिक्स जितना मर्जी किसी में कुछ भी डाल दो तो वो आपका सॉल्यूशन बनेगा. नो, दिस इज अ वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द मिक्सचर. एंड सॉल्यूशन में क्या होता है कि आप एक फिक्स लिमिट तक, एक सर्टन लिमिट्स तक उसकी कंपोजिशंस को चेंज कर सकते हो, जबकि मिक्सचर इज लिमिटलेस. वो कहीं भी कुछ भी कितना भी मिला दो तो यू विल बी गेटिंग द रिजल्टेंट मिक्सचर. तो दो बातें इसमें मैं अंडरलाइन कर दूंगी. पहली बात तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है. दूसरी बात, इसमें कुछ लिमिट रखनी है हमें कंसंट्रेशन की, दो जो कंपोनेंट्स ऐड किए हैं उनकी. तो दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन. अच्छा, बाकी इफ द सब्सटेंसेस, आई शुड से द सब्सटेंसेस which make the solution, जो सॉल्यूशन को बनाते हैं, they are called as the, उनको हम क्या बोलते हैं, they are called as a components of the solution. उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे that is a components of the solution. ठीक है. अब कितने कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके बेस पे हम सॉल्यूशन को नाम देंगे. अगर सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, if the two components are there in the solution, so that is called as the binary solution. That is called as the binary solution.
तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और जो आपके बाइनरी सॉल्यूशन हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें जो दो कंपोनेंट्स होंगे उनके भी नाम होंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। मैम प्रीवियस स्लाइड करना। जो आपका सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? देखो, अगर मैं चलो एक ग्लास वाटर में शुगर घोल दूं, शुगर डिजोल्व कर दूं, तो तुम बोलोगे कि शुगर इसमें सॉल्यूट है मैम, पानी इसमें सॉल्वेंट था। तो सॉल्यूट क्या होता है कि द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट, द कंपोनेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सोल्यूट। या विच डिजोल्व, जो डिजोल्व होता है उसको बोलते हैं, ये है सोल्यूट, है ना। जो डिजोल्व हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट which is present in the large excess, which is present in the large excess, जो large excess में present होता है that is called as a solvent। या in which dissolution takes place, जिसमें घोला जाता है, dissolution takes place, जिसमें हम घोलते हैं that is called as the solvent। अब एक बात और याद मैम रखो, ये भी बोल सकते हैं ना सॉल्वेंट की फाइनल स्टेट में कौन सी फिजिकल स्टेट लेता है, उसको सॉल्वेंट बोल सकते हैं। फाइनल कौन सी शेप लेता है ये कह रहे नहीं हो? फाइनल भी कौन सा सोल्यूशन, क्योंकि फिजिकल कभी जैसे लिक्विड बनता है तो मतलब सॉल्वेंट लिक्विड है अच्छा, कुछ जो ज्यादा। आपके कहने का मतलब है कि फाइनली लास्ट में वो सॉलिड दिखाई देता है या लिक्विड दिखाई देता है या गैस दिखाई देता है? देखो बेटा, यस। ये उसकी एक्चुअल डेफिनेशन में तो नहीं है, ठीक है, हम अपने पहचानने के लिए इसको पहचान सकते हैं, पर उसकी डेफिनेशन में ऐसा नहीं होता। यस, यू कैन से फ्रॉम फॉर योर पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे पानी में कुछ घोला तो पानी मेजर दिखाई देगा, तो ऑब्वियसली वो बस उसको आप लार्ज अमाउंट बोल दोगे तो ऑब्वियसली वही चीज हो गई ना, कि वही पोर्शन आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कह यस। सकते हो, बट लिख नहीं सकते हैं ये। अच्छा, एक बात और बतानी थी यहाँ पे कि पूरे चैप्टर में ना मैं वैसे तो ए बी वाला पोर्शन यूज करूंगी, बट कभी कभी पेपर में ना ये 1 2 की सेंस में भी आता है। तो इसकी टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी है कि सॉल्यूट को या तो हम 2 लिखते हैं या हम बी लिखते हैं, दोनों टर्म्स यूज होती हैं। सॉल्वेंट को या तो हम 1 लिखेंगे या हम ए लिखेंगे। देखो, ये शुरू से ऐसा ले लिया तो ऐसा है, इसके पीछे कोई एब्रीवेशन नहीं है कि इसको ए को कुछ बोलना है सॉल्वेंट की टर्म में, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट स्टार्टिंग से जैसा चला आ रहा है। चलो, अब हमारे पास होते तो देखो टर्शरी सॉल्यूशन भी हैं। अब ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि दो ही चीजें मिक्स हो रही हैं, 3 भी हो सकते हैं, टर्शरी सॉल्यूशन भी हो सकता है, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, पर ये अपने सिलेबस में नहीं। वी डोंट हैव टू स्टडी देम, हमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है बाइनरी सॉल्यूशन पे। अगर हमारे पास कुछ ऐसा देगा ना तो वो कंपैरिजन क्वेश्चन देखता है। कॉमन सॉल्वेंट बना के 2 सोल्यूट उसमें घुलवा दिए, 2 सॉल्यूशन बनवा दिए, एक सॉल्यूशन को ए मार्क कर दिया, एक सॉल्यूशन को बी मार्क कर दिया, या एक को 1 मार्क कर दिया, एक को 2 मार्क कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ दिखवा लिया, उसमें कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ ली, तो दिस इज हाउ दे आर गिविंग द क्वेश्चन। और ये नहीं कहेगा कि एक सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट में 2 खोल दो आप सब्सटेंसेस और उसमें ये क्या हुआ, तो दिस इज नॉट द केस, यहाँ पे ये हम नहीं लेंगे। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो रिगार्डिंग नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, देखो जितनी फिजिकल स्टेट होती है ना मैटर की, उतने हिसाब से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन वी आर हैविंग द 3, मैं इसमें ऐसे बना लेती हूँ कि एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट
और एक ये हो गया इसमें सॉल्यूशन। ठीक है, 3 फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की, तो इनको हम बारी बारी से ऐसे सिमेट्रिकली अरेंज कर देंगे। 6, जैसे सॉलिड लिख दिया, तो सॉलिड इन सॉलिड, इसको तो इन पढ़ेंगे ना क्योंकि इसमें तो लेना है हमें, या लिक्विड इन सॉलिड, या गैस इन सॉलिड, ये हो सकता है। या फिर से ऐसे ले लो 3 स्टेट्स को, फिर रिपीट करो, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। फिर से ऐसे लो, सॉलिड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, gas in gas. So these are the 9 types of the solution. 9 types of the solution on the basis of physical states. अब इसकी एग्जांपल थोड़ी अपनी नॉलेज जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो उसके बेस पे दो। सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर को तुम कहाँ पे देखते हो, और वो मिक्सचर होमोजे, जो भी तुम मुझे एग्जांपल दोगे ना वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि दोनों में किसी में कुछ कितनी भी अमाउंट मिक्स करते जा रहे हैं, रिजल्टेंट कुछ भी बनता जा रहा है तो वो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में एक ही बात ध्यान में रखनी है, और वो बात ये है कि आपको जो सॉल्यूशन बनाना है उसमें जो 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है उनकी फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए। उनमें ये नॉट फिक्स वाला गेम नहीं होना चाहिए। कहाँ देखते हो सॉलिड और सॉलिड का? फिक्स्ड कंपोजिशन वाला मिक्सचर। एलॉयज। शाबाश, वेरी गुड। एलॉयज है ना, एलॉयज इस कैटेगरी में आएगी। तो एलॉयज इज एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन ओनली, लिक्विड इन द सॉलिड बट विथ फिक्स्ड कंपोजिशन, where you see the liquid in the solid. आप लोगों ने स्पॉन्ज देखा है? यस यस मैम। स्पॉन्ज में स्पॉन्ज या कोई भी, मैंने तो स्पॉन्ज लिख दिया, बाकी जो भी कोई वाटर होगा आपका, क्लॉथ भी है, उसके बीच में भी जहाँ पे पोर्स हैं, जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप कर सकते हैं, तो जितना उसका सरफेस एरिया होगा, जितने उसके पोर्स होंगे उतना ही उसमें ट्रैप करेगा। अमलगम्स, वन हैज गिवन द आंसर। अमलगम्स में कोई भी मेटल को मरकरी में लेते हो तो मेटल और मरकरी दोनों सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, तो मेटल उसमें लिक्विड नहीं होती है। अमलगम का मतलब होता है किसी भी चीज को मरकरी में लेना, ठीक है। मरकरी आपका सॉलिड फॉर्म होता है। आपने देखा होगा जब थर्मामीटर कभी टूटता है तो बॉल की फॉर्म में आता है ना मरकरी, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, देखा कभी? नो मैम। अच्छा, थर्मामीटर देखा है? यस। आजकल तो जो थर्मामीटर हैं वो डिजिटल वाले आ गए हैं ना। एक पुराने मरकरी वाले थर्मामीटर भी होते थे जो आपकी कैपिलरी ट्यूब की तरह छोटे से होते थे, जिसमें आपको मरकरी का लेवल रेज करता दिखाई देता था। तो जब लैब में भी कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो मरकरी तो वहां पे भी यूज होता, चलो नहीं किया तो दैट्स इट। सॉलिड फॉर्म में होता है मरकरी, और उसमें अगर आप कोई मेटल को मिक्स करते हो तो मेटल सॉलिड फॉर्म में है। तो एलॉयज के केस पे वो भी लिख सकते हो, अमलगम भी, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैम, इसके मैम मर्करी तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। एक्चुअली में वो क्या होता है ना, वो रनी लिक्विड नहीं है, मतलब वो ऐसा पानी जैसा लिक्विड नहीं है। वो आपको दिखता है थोड़ा ऐसा, पर बाद में वो जो आपका होगा छोटे छोटे पोर्शंस में स्प्लिट होकर ना छोटे छोटे टाइनी बॉल्स की फॉर्म में बन जाता है। दैट इज नॉट दैट टाइप ऑफ अ लिक्विड, तो इट इज मोर प्रेफरेबल टू से इट एज अ स्मॉल सॉलिड बॉल्स। वो लिक्विड नहीं जनरेट करता है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, कहाँ पहुंच, हाँ स्पॉन्ज की बात हो रही थी। अब स्पॉन्ज देखो, जैसे कोई स्पॉन्ज है या किचन में वाइप्स यूज करते हो, कोई भी कपड़ा भी है, टाल भी है, टावल में भी आपके पास पोर्स है, तो जितना उसके पास कंसंट्रेशन फिट हो सकता है उसमें लिक्विड का वो उसमें हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीस ऑफ द स्पॉन्ज, जितने उसके पास पोर साइजेस है, तो दैट कैन बी एक्ट एज दैट सोल्यूशन। ओके, गैस ऑन द सॉलिड, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। अभी अभी तुम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा है,
11th केमिस्ट्री का। तो वहां पे तुमने एक रिएक्शन किया है, इथीन प्लस हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम पैलेडियम गिव्स इथेन, पढ़ा है ना, रिडक्शन। यस तो जितना भी आपके पास रिडक्शन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स है, वो सब है हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो हिट्रोजीनियस, इसको मुझे पता क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना, अच्छा तुम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, यस मैम। तो सरफेस केमिस्ट्री में सर ने आपको एड्सॉर्प्शन पढ़ाया होगा, यस मैम। है ना बेटा। तो एड्सॉर्प्शन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का बेस होता है। नाउ व्हाट इज द एड्सॉर्प्शन? जब नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन आ जाए सरफेस पे और बल्क में, दैट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन ना। whenever your one component is symmetrically distributed over the other, उसे डिसॉल्व करिए तो वो होमोजीनियस बन गया। ठीक है, अब क्या करते हो रिडक्शन में आप, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ये सब सॉलिड मेटल्स हैं। अब सॉलिड मेटल्स पे नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस सरफेस है, मतलब स्मूथ नहीं है, वो प्लेन नहीं है, तो उस पे एक्टिव साइट्स रही होंगी, उस पे पोर्स रहे होंगे। तो वहां पे आपकी इथीन गैस और हाइड्रोजन गैस जाके एडजॉर्ब हो जाती है। तो एडजॉर्ब हो गई, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर लास्ट में डिसॉल्व हो गई। मतलब उन्होंने मेटल की सरफेस को यूज किया रिएक्शन करने के लिए। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैस टू द सॉलिड टाइप ऑफ अ मिक्सचर। ओके, सॉलिड इन द लिक्विड, ये तो लैब सी में बना। वाटर। कौन सा वाटर? सी वाटर। वो कुछ भी सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व कर दो, सी वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, आप लैब में भी तो करते हो। आपको जब कोई प्रोसीजर दिया होता है, प्रेपरेशन करते हो, तो उसमें लिखा नहीं होता दिस मच ml, दिस मच ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन दिस मच ml ऑफ वाटर। तो जो आप सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो, ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है जिसका नाम तुम्हें आता है। ठीक है, इसके नाम से आप सॉल्यूशन को पहचानते हो, सॉल्ट इन वाटर। बट इतना याद रखना, फिक्स कंपोजिशन वाला। लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क। यस हो सकता है। गैस इन लिक्विड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। बहुत एक्सेस में नहीं ऐड कर सकते हो, जितनी उस गैस डिसॉल्व हो जाए, जिसपे हेनरीज लॉ लगता है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉलिड इन गैस, डस्ट। करेक्ट, स्मोक। लिक्विड इन गैस, फॉग। मॉइस्चर, मिस्ट। गैस इन गैस, एयर। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें एक फिक्स कंसंट्रेशन है हमारे पास, एंड ऑल दीज आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हमने क्या नाम दे दिया, सॉल्यूशन। तो यहाँ से तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, वैसे आपको पता भी होगा कि ऑल दीज आर एक्टिंग एज अ सॉल्यूशन। अब इनमें से ना मैं 3 कैटेगरी टिक कर रही हूँ, ये वाली, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, जिसको आप कह रहे थे कि हमें सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है उससे हम सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं कि कैसा है। तो ये 3 कैटेगरीज जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, इनके लिए नाम होता है ना एक्वस, है ना, इनको एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो ये हमारा मेजर इंटरेस्ट रहेंगी यहाँ पे। तो बेसिकली एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को इस चैप्टर में एक और कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं। एक को लिख देते हैं 4, 5, 6 वाली कैटेगरी, यानी कि एक्वस सॉल्यूशंस, और एक क्या हो गए आपके, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें आपका जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ठीक है, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट है वाटर को छोड़ के दोनों, यानी कि या तो रहेगा गैस या रहेगा सॉलिड। तो ये वाली कैटेगरी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन की भी 2 टाइप्स हैं। एक तो इसको बोलते हैं मिसिबल, मिसिबल, मिसिबल सॉल्यूशन, और दूसरा हो गया इमिसिबल सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं भाई, मिसिबल एंड इमिसिबल? इमिसिबल सॉल्यूशन। देखो जब मैं इसकी बात कर रही हूँ ना एक्वस सॉल्यूशन की,
तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये बात पता है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो वाटर है और इसको हम ए से डोनेट कर रहे हैं। जो आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, जिसको हम ऑयल इन वाटर, क्या बता रहे हो भाई? अच्छा, उसको बता रहे हो, ठीक है जी। ऑल दीज एग्जांपल्स कैन फिट इन इफ दे आर हैविंग द फिक्स्ड कंपोजिशन। तो जो आपका सॉल्यूट है, क्या बताया था मैंने? अच्छा, सॉल्वेंट अगर आपका ए है, वाटर है, तो बेटा जो आपका सॉल्यूट है वो कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट वो बी है ना? इतना हम समझ पा रहे हैं। तो बेटा अगर आपके पास जो ए बी इंट्रैक्शंस हैं, ए बी इंट्रैक्शंस क्या होती है? पहले तो ए हो गया आपका सॉल्वेंट, बी हो गया आपका सॉल्यूट। तो दो देखो, पहले तो अगर ये वाटर वाटर एग्जिस्ट करता है तो वाटर एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली वाटर वाटर में कुछ फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस होंगी। हाँ जी, क्या फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस प्रेजेंट है वाटर वाटर में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, वेरी गुड। इतना पूरा 11th पढ़ने के बाद वाटर और वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, एक और भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिल्कुल। आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस है ना इसमें? Yes. ठीक है, आयन आयन इंट्रैक्शंस प्रेजेंट है, तो वो इंट्रैक्शंस को हमने नाम दे दिया ए इंट्रैक्शंस, जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हो या आयन आयन इंट्रैक्शंस बोल सकते हो। और जो आपका सोल्यूट है, सोल्यूट में भी भाई कोई ना कोई इंट्रैक्शंस होंगी, वो ए बी इंट्रैक्शंस होंगी। तो देखो, ये अपना घर छोड़ के दूसरे के घर तो तब जाएगा ना जब कोई इसे वेलकम करेगा। अब ए बी इंट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अगर ए या बी इंट्रैक्शन से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन होता है मिसिबल सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आपके पास ए बी इंट्रैक्शन का मेजर ए और बी से कम है, जैसे मुझे अभी एक चैट बॉक्स में आंसर आया है, उस बच्चे ने लिखा है ऑयल इन वाटर। तो बेटा अभी ये जो सॉल्यूशन बनते हैं ना, आपको पता है ना, ऑयल और वाटर तो आपके पास सेपरेट फेसेस दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है ए बी इंट्रैक्शन उसमें से लेस देन है ए और बी इंट्रैक्शन से, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इमिसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कंप्लीटली एक होमोजीनियस फेस शो नहीं कर रहा, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन रहा है। तो इज दैट क्लियर किस तरीके से इनको देखा जाता है? चलिए अब देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है और कैसे हम मेजर करेंगे। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बहुत बहुत बार यूज करते हैं हम लोग। दिस इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट present in the given present in the given amount of solvent, amount of solvent कितनी प्रेजेंट है सोल्यूट की क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड एज अ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन भी आप ऐसे नहीं मेजर कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई आपका गैसियस फॉर्म भी है, तो सभी के लिए कंसंट्रेशन फैक्टर्स तो नहीं चलेगा ना। तो हमें पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे मेथड्स टू मेजर द कंसंट्रेशन, मेथड्स टू मेजर the concentration of the solution. What are the method? यहाँ से आता है फर्स्ट न्यूमेरिकल का फेज। सबसे पहले न्यूमेरिकल इस कैटेगरी से आता है और ये चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी है। सबसे पहला मेथड है मास परसेंटेज। आई शुड राइट परसेंट ओनली, समझ जाओगे तुम। मास परसेंटेज, तो अभी आपने बोला ना कि दो कंपोनेंट से मिलके बना है सोल्यूशन ए या बी, तो mass percentage of any of the component, like the mass percentage of A, I want to say calculate. तो दिस इज, देखो यहाँ पे मैं दो तरह के सिंबल भी यूज करूंगी, सारे चैप्टर में सेम रहेगा। W यूज होगा गिवन वेट के लिए, गिवन वेट बोल लो या मास बोल लो। M यूज करेंगे मोलर मास के लिए। ठीक है, 1 2 तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये गिवन मास की बात हो रही है। तो मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू द मास ऑफ ए अपॉन बाइनरी सॉल्यूशन है तो टोटल मास ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स होगा मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई वो नहीं है, कई बार ये छोटा सा एक फॉर्मूला भी आगे जाके न्यूमेरिकल की सीक्वेंस को हेल्प करता है।
तो दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ ए। तो अगर तो बाइनरी सॉल्यूशन है तो मुझे मास परसेंटेज ऑफ बी निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन माइनस है जी, वन माइनस माइनस कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मास परसेंटेज ऑफ बी निकालने के लिए फिर कुछ भी नहीं करना, 100 में से मास परसेंटेज ऑफ ए को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, परसेंटेज सबको निकालना आता है और गिवन मास सबको पता है, जितना दिया होगा उतना कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। दूसरा हो गया ये वाला पिछला फॉर्मूला ना उन सॉल्यूशंस के लिए काम आएगा जिसके लिए गिवन मास हमें लेना है। और अगर आपका लिक्विड हुआ तो क्या करोगे, तो फिर वहां पे यूज करोगे वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज के लिए भी यही गेम है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी multiplied by the 100. So this is called as a volume percentage of A. Again, if it is a binary solution, तो दूसरा निकालना ही नहीं पड़ेगा। If it is a binary solution, तो आपका वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B कितना आ जाएगा, that is equal to 100 minus volume percentage of A. So this is the method to calculate the volume percentage. Now the third is the, देखो mass percentage निकाल लिया, volume percentage निकाल लिया। Third is the mole fraction. देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, इट इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, सो वन कंपोनेंट, इसमें परसेंटेज नहीं है, 100 नहीं आएगा, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in the solution, present in the solution। ठीक है, मोल मतलब एक के कैलकुलेट करके टोटल नंबर ऑफ मोल से उसे डिवाइड कर देंगे। बाकी मोल के लिए मैं मोल फ्रैक्शन के लिए यूज करूंगी एक्स सिंबल, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम एन यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, जैसे 1 के निकालने हैं तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो दिस इज अ फॉर्मूला। तो ये सबको पता है, एवरीबडी नोज दिस। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर ए निकालना है, ए किसके लिए यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए ना। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट, दैट इज Na प्लस Nb। और नंबर ऑफ मोल की कैलकुलेशन कैसे जाएगी, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास फॉर दिस। सिमिलरली, अच्छा एक में बी लग गया, तो बेटा MaWa/Ma, तो यहाँ पे भी WA/Ma प्लस यहाँ पे जाएगा WB/Mb। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। तो सिमिलरली मोल फ्रैक्शन फॉर बी आएगा आपका NB अपॉन Na प्लस Nb। एंड व्हेन यू विल कंबाइन दीज टू ना फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, अगर आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आप क्या देखोगे कि XA प्लस XB का सम करो। वो तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से कि Na अपॉन Na प्लस Nb, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, ये सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट अब ये याद रखो कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। अगर वो 3 है तो XA प्लस XB प्लस XC 1 होगा। अगर उसमें 2 कंपोनेंट है तो XA प्लस XB 1 होगा, और ये बहुत बार यूज होगा आपका फॉर्मूला। अगर उसमें 4 कंपोनेंट है तो 4 का सम 1 होगा। तो दिस इज अ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन। उसके बाद आ गया आपका फोर्थ मेथड, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएम कहते हैं। पीपीएम की कैलकुलेशन कहाँ पे होती है या कहाँ पे हमें यूज करना है, परसेंटेज से हम मिलियन पे कैसे आ गए। अब देखो इसमें क्या होता है, यू माइट हैव सीन, कई बार क्या होता है कि जो म्यूनिसिपैलिटी का वाटर सप्लाई होता है उसमें आपने देखा होगा कुछ टर्बिडिटी सी होती है, मतलब वाइट कलर थोड़ा आता है। तो व्हेन यू चेक आउट दैट तो बोला जाता है कि इसमें क्लोरीन मिक्स किया हुआ है इसको क्लीन करने के लिए, है ना।
तो अब क्लोरीन का जो अमाउंट यूज होता है, बड़े गैलन्स वाटर होता है, ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन, मिलियन पे हम उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। तो जब आप जो उसमें सोल्यूट ऐड कर रहे हो ना, वो बहुत कम अमाउंट में है इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है, तो उसे 100 पे या 1000 पे कैलकुलेट नहीं करते, फिर उसे मिलियन में कैलकुलेट करते हैं। स्पेशली इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो ऐसी क्लोरीन की एग्जांपल या डिसइंफेक्टेंट, कुछ ऐसी ही चीजें जिसमें बहुत माइनर अमाउंट, किसी मेडिसिनल यूज के लिए बहुत थोड़ा सा अमाउंट आप यूज कर रहे हो, उससे रिलेटेड है। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या हो गया, इट इज द अमाउंट, पार्ट मतलब अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, इन डेफिनेशन ना भी लिखो, फॉर्मूले से भी सीधा क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट या सोल्यूशन एक ही बात बनेगी, क्योंकि अगर सोल्यूट बहुत कम है तो वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन वही बराबर आ जाएगा सॉल्वेंट के। तो इसको पीपीएम को कैसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, तो यू शुड से दिस इज द पार्ट्स ऑफ अ सोल्यूट, पार्ट्स ऑफ अ सोल्यूट की जगह पे अमाउंट ऑफ द सोल्यूट ही लिख सकते हो, गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ, मैंने सॉल्यूशन बोल दिया, वो सॉल्वेंट के बराबर ही होता है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ पार्ट्स पर मिलियन। जो भी नंबर रहा हो मैंने स्टार डाल दिया। उसके बाद है मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए जो आप सिंबल यूज करते हो ना, वो आप यूज करते हो स्मॉल m। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द मोलैरिटी। मैम कैपिटल एम नहीं रखते? यस यस, कैपिटल एम, ऑब्वियसली स्मॉल m तो मोलैरिटी के लिए होता है, बिल्कुल कैपिटल एम यूज होता है। हम करके आए हैं सारे, इतने पीएच की कैलकुलेशन करके आए हैं, तो ऐसे ही लिखते रहे हैं इसको, बिल्कुल। मोलैरिटी क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, it is the number of the moles of solute dissolved per liter of solution, dissolved per liter of solution। ठीक है, तो मोलारिटी m हो गया। कैसे लिखेंगे इसको, दिस इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ तक तो काम इतना ही चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, बट जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, उसमें लीटर्स में नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को एनबी में लिख देती हूँ, वहां पे वॉल्यूम मिलेगा ml में। जब मिलीलीटर में मिलता है तो आपको 1000 कर देना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला है वो सभी को पता है, गिवन मास WB बाय MB मल्टीप्लाइड बाय V इंटू 1000। देखो इस चैप्टर में हम आपको फॉर्मूले सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं, पर इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। पेपर में अगर आप बोलो कि मुझे फॉर्मूला आता है, मैं इसमें वैल्यूज डाल के छोड़ दूंगा, तो नहीं बात बनेगी। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व आउट एंड टू रीच द रिजल्ट। इतनी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं आती है, कैलकुलेशन ऐसी आएगी जो आपको थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स से हल्का फुल्का राउंड ऑफ भी चलेगा, राउंड ऑफ से भी मतलब आपका आंसर लगेगा। ऐसी ऑप्शन नहीं दी होती हैं कि एक 4.8 दे रखा है, एक 4.84 दे रखा है, एक 4.9 दे रखा है, इतनी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन नहीं होती है, तो हल्का फुल्का राउंड ऑफ भी कर लोगे तब भी कहानी बन जाएगी। और रिजल्ट तक पहुंचना है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि दे नो द फॉर्मूला, स्पेशली सॉल्यूशन का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, पर वो रिजल्ट तक नहीं आते हैं। तो इससे जितना आपका कैलकुलेशन पार्ट वीक होगा, उतना आपका आंसर डेविएट होगा ओरिजिनल ऑप्शन से। और इतनी को ऑप्शन एग्जामिनर अच्छी सेट करता है कि अगर 4.8 है तो दूसरा 3 पॉइंट कुछ दे देगा, तो जरा से भी आपकी ये सावधानी हट जाएगी तो आपका ऑप्शन गलत बन जाएगा। तो दिस इज अ मोलैरिटी and given mass by molar mass, volume in ml and the 1000। उसके बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ पे यूज करते हैं हम मोलैलिटी। इसको हम चैप्टर में काफी बार यूज करेंगे, वैसे तो मोलैरिटी को भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और मोलैलिटी ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में काफी यूज होगी। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ द, फिर से वही बात, अब कई बार क्या होता है सॉल्यूशन हमारा लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं है, सॉल्वेंट लिक्विड है ही नहीं है, देन हाउ कैन वी यूज द वॉल्यूम पार्ट ओवर देयर।
तो इट इज अ नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of the moles of solute per kilogram of solvent, per kilogram of solvent. So this is called as a molality. And how you are going to elaborate it? Molality is equal to number of the moles of solute, weight of the solvent. जब तक ये किलोग्राम में है तब तक तो चलेगा. अब आप खुद बताओ, जितना भी आप मोलर मास लेते हो या गिवन मासेस लेते हो, ऑल आर इन द ग्राम्स. किलोग्राम्स में तो कुछ भी नहीं होता. ठीक है, तो यू हैव टू स्प्लिट इट. ये देखो, गिवन मास बाय मोलर मास, ये भी आपके ग्राम में निकलेंगे. मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है, गिवन मास भी ग्राम में होता है. तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो आपका है, WA लिख देती हूँ, वो भी आपका ग्राम्स में कन्वर्ट होगा. तो इसको आप 1000 में मल्टीप्लाई कर दोगे. तो दिस इज अ फॉर्मूला. देख लो, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, WB/MB. बस वहां पे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml है, यहाँ पे आ जाएगा आपका WA. यहाँ पे कई बार वॉल्यूम की जगह पे डेंसिटी दी होती है, तो उस हिसाब से आपको चलना होता है. तो वो तो पता है ना आपको. यस और नो? अच्छा, अब देखो, जो आपकी मोलैरिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होती है. अब क्या होता है देखो, अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी. लेट अस सपोज कि इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ, इसको आप ऐसे सपोज करो ना, मान लो आपने चाय बनाई है. ठीक है, आपने चाय बनाई है 2 पर्सन्स के लिए. ठीक है, तो आप एक PG में हो या कोई ऐसी जगह पे हो कि बहुत सोर्सेस अवेलेबिलिटी नहीं है. आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ टी है, फिक्स अमाउंट ऑफ मिल्क है और फिक्स अमाउंट ऑफ शुगर है. तो आपने वो सब अपना प्रोसीजर करके आपने एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की, पर्टिकुलर मोलैरिटी की चाय बना दी. जब आपने चाय 2 कप में डाली है, तो उसके पास 2 गेस्ट आपके पास और आ गए. तो अब आप क्या करोगे? बताओ. मुश्किल है क्वेश्चन. आपको बाहर से पता लग गया, क्या करोगे? देखो, आप क्या करोगे उसमें, क्योंकि आपके पास अमाउंट तो सेम ही है ना. आपके पास दूध नहीं है और चाय नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, तो आप उसमें पानी डाल दोगे थोड़ा सा, इसको 1-2 बार और बॉईल करवा दोगे. ठीक है, थोड़ी थोड़ी एडजस्ट कर दोगे 2 या 3 कप में. तो इस केस में हमने क्या किया है ना, हमने ये वाला पोर्शन जो था वो सेम है. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके सेम रहते हैं, तो ये M/V बन गया. सेकेंड केस में M1V1, मोलैरिटी चेंज हो गई ना, कंसंट्रेशन चेंज हो गई. पहले वाली चाय का स्वाद और बाद वाली चाय का स्वाद अलग अलग है, वॉल्यूम भी चेंज हो गया. ठीक है, सेम क्या रहा, नंबर ऑफ मोल्स रहे. सेकेंड टाइम में नंबर ऑफ मोल्स आपके M2/V2 रहे, क्योंकि सेकेंड वाली चाय आपकी डाइल्यूट है ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो गई. तो यहाँ से हमारे पास जब नंबर ऑफ मोल सेम हो, इफ नंबर ऑफ मोल सेम, ऐसा कोई गेम आपको नजर आए न्यूमेरिकल में, नंबर ऑफ मोल्स सेम, कि उसने और अमाउंट ऐड नहीं किया है, उतना ही था, बस उसमें डाइल्यूशन कर रहा है वो, तो आप उस पर इक्वेशन अप्लाई करोगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2. ये इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होती है. पहले तो प्रैक्टिकल्स में तो बहुत ज्यादा यूज होती है. गिवन सोल्यूशन को आप डाइल्यूट कर सकते हो, उसको कंसंट्रेटेड नहीं कर सकते. ये घर की तरह नहीं है कि आप उसमें कुछ और मिला दोगे. आपको फिक्स कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है. तो एक साइड इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड है, यानी कि आपका नोन है, और एक साइड को बोलते हैं अननोन है. तो मैं चलो ये करके दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं. फिलहाल ये दोनों फॉर्मूले आ गए आपको. यस मैम. चलो इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देती हूँ कि मैं व्हाट आई वांट टू से. मैं ये कह रही थी कि ये जो आपकी इक्वेशन है ना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्या इक्वेशन बोलते हैं इसको? मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं. और ये कब अप्लाई होती है? अगर नंबर ऑफ मोल सेम है. मान लो तुम्हें किसी ने ऐसा बोल दिया कि एक सॉल्यूशन था, वो 0.1 मोलैरिटी का था. ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका, A सॉल्यूशन है. मुझे एक B सॉल्यूशन बना दो जिसकी मोलैरिटी 0.01 मोलर हो और 500 ml. तो कैसे बनाओगे, बताना जरा मुझे. एनीबडी इन द क्लास? मैम हम एकदम. हाँ जी, चलो मैं बताती हूँ, यू जस्ट सी. तो इसमें जिस सोल्यूशन के बारे में आपको पता है ना, जो ओरिजिनल चाय तुम लोगों ने बनाई थी, अच्छी वाली चाय जिसका टेस्ट बढ़िया था, तो ये तो है आपका नोन. नोन बोलते हैं या इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड. ठीक है,
तो ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, उसको बोलते हैं अननोन। ठीक है, जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है अभी, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। अब देखो, अगर हमारा पहला सॉल्यूशन था 0.1 का, वॉल्यूम हमें अभी उसका नहीं पता। सेकेंड वाला सॉल्यूशन हमारा 0.01 का चाहिए। ये मैंने इसका वैसे अननोन लिख दिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल की सेंस में स्टैंडर्ड एंड अननोन। और आप इसको फिलहाल इस वाली एग्जांपल के हिसाब से ये मत समझ लेना कि ये गिवन है। ये कैसे बनेगा, लेट मी टेल यू। ये वाला सोल्यूशन 0.01 मोलर चाहिए। कैसे बनेगा हमें नहीं पता, ये तो अभी बनाना है ना, स्टिल वी हैव टू मेड इट। और इतना चाहिए, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने उसे अननोन लिखा है। तो इसका हमें 500 चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, हम इसमें से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो 0.01 इंटू 500 अपॉन 0.1, ये कितना आ जाएगा देखो, 50 ml। चलो 50 ml आ गया है। तो ये जो 50 ml आ गया ना, तो हम पहला जो सोल्यूशन लिया था, यानी कि जो ए सोल्यूशन था, जो अच्छी वाली चाय थी, उसका लेंगे 50 ml। और उसमें 450 ml क्या डालेंगे, पानी। 450 ml वाटर डालने के बाद जो मेकअप बोलते हैं इसे, तो जो मेकअप वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 500 ml हो गया। तो अब जो 500 वॉल्यूम वाला सोल्यूशन बना वो 0.01 मोलैरिटी का है। इस तरह से हम बोलते हैं, इसे हमने डाइल्यूशन किया। दिस इज अ प्रोसीजर, कैसे हम डाइल्यूट करते हैं। क्लियर हुआ आपको कैसे बनाते हैं? अरे आप यस जब मैम। लैब में अच्छा, आप ये इसी साल आप लोगों ने 12th लिखना है ना? यस ओहो, फिर तो आपने प्रैक्टिकल भी कहाँ किए होंगे। मतलब 11th वाला भी सेशन आपका ये कोरोना फेस में ही गया है ना? यस मैम। ओ, तो फिर मुझे ये बात मैं बोलनी वैसे है। थोड़ा सा किया है प्रैक्टिकल इस थोड़ा बार। बहुत किया होगा, नहीं तो 11th 12th में तो काफी वॉल्यूमेट्रिक प्रेपरेशंस, काफी ज्ञान केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल से आता है। हम लोग जब आपको बताते हैं तो हमारी आंखों के सामने वो रिएक्शन घूमते हैं कि इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है। दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट कि आप लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं मिला है। चलो एनी हाउ, अब जो है वो करना ही पड़ेगा, सभी के साथ है। चलो एनी हाउ, डोंट वरी अबाउट दैट। पता क्या होता है, मतलब टीचर ऐसे बोलता है कि इस सोल्यूशन का मेकअप वॉल्यूम इतना बना के लाओ, इस सोल्यूशन को इतनी कंसंट्रेशन का करके लाओ, तो वहां पे हमें बेसिकली डाइल्यूट करना होता है। मतलब आपने जो सोल्यूशन लिया है, चीनी, चाय पत्ती और दूध, उसमें और नहीं डाल रहे हो, तो चीनी, चाय पत्ती, दूध, मतलब आप उसमें एन चेंज नहीं कर रहे हो। तो जब आप एन चेंज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है मोलैरिटी इक्वेशन लगा सकते। तो मोलैरिटी इक्वेशन में जो सोल्यूशन आपके हाथ में है, उसके बारे में आपको सब पता है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसका कितना वॉल्यूम ले, उसको डाइल्यूट करना है ना। मैं बार बार बोल रही हूँ, या घर में आप कोई ड्रिंक या आप वेजिटेबल नहीं कुक कर रहे हो कोई, इसको कॉन्सेंट्रेटेड भी कर सकते हो। लैब में डाइल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो आपको हाई कंसंट्रेशन का बना के उसको लो कंसंट्रेशन का करवाया जाता है। तो इसमें से आपने वॉल्यूम निकाल लिया, जैसे 50 ml आया, तो 50 ml आपको ओरिजिनल सोल्यूशन में से लेके बाकी 450 ml वाटर डाल देना। तो जो वाटर डाल के वो सोल्यूशन आया, वो आपका आ गया 0.01 कंसंट्रेशन का। तो ये मोलैरिटी इक्वेशन का यूज है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें ऐसा कुछ आपको करने को मिलेगा। चलो, मोलैरिटी भी पढ़ ली हमने, नॉर्मेलिटी भी पढ़ ली, नहीं मोलालिटी भी पढ़ ली। अब एक क्वेश्चन, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, सारी क्लास को आता होगा, ये सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है। आउट ऑफ द मोलैरिटी एंड द मोलालिटी, which is better way, better for measuring the concentration of solution? मोलैलिटी। 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 सारी क्लास को आता होगा क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो मुझे तो लगता ही नहीं एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। इसका आंसर है मोलालिटी, क्योंकि वो किसके साथ चेंज नहीं होता, टेम्परेचर। मोलालिटी, मोलालिटी as it does not changes with temperature। तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, न्यूमेरिकली पूछेगा वो, चेंजेस विद द टेम्परेचर। चलो, ये हो गया मोलैलिटी। मोलैलिटी, अब आ जाओ, जो भी नंबर होगा हम इसमें स्टार लगा देंगे। लास्ट वन इज अ नॉर्मेलिटी।
नॉर्मेलिटी के बाद एक फॉर्मेलिटी भी है, फॉर्मेलिटी तो एक्चुअली में ही फॉर्मेलिटी है, उसमें फॉर्मूला मास लेके डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, जिसमें फॉर्मूला और एक्चुअल में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो कुछ नहीं आता, उसका नॉर्मेलिटी मेन है। तो ये आ जाएगा, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ द सोल्यूट, number of the gram equivalents of the solute dissolved per liter of solution, dissolved per liter of solution। कितने ग्राम इक्वलेंट डिसॉल्व किए, नॉर्मेलिटी का सिंबल n होता है, तो दिस इज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ द सोल्यूट divided by volume of solution in ml। ml करोगे तो 1000 कर देना, नहीं तो एज इट इज रहेगा, और 1000 करना ही पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय इक्वल इक्विवेलेंट आगे आ गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हम ml में लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लेंगे। अब इसको भी डाउन ले आते हैं, तो ये हो गया गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट multiplied by the volume of solution and multiplied by the 1000। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मैम मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी वेट। देखो इक्विवेलेंट वेट के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, कहाँ कहाँ पे कैसा यूज होना है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट में फॉर्मूला तो एक ही है भाई, क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास डिवाइडेड बाय z लिख देती हूँ मैं, है ना। यस अब ये z, मैंने z लिखा है, कहीं इसे n फैक्टर लिख देते हैं, कहीं इसे कुछ लिख देते हैं। f नहीं लिखना, f रॉन्ग है क्योंकि वो फैराडेज कांस्टेंट से क्लैश करेगा। z लिख लो चाहे n लिख लो। z फैक्टर क्या है? z फैक्टर कैलकुलेशन ये कैसे जाएगा? ये फर्स्ट चैप्टर में यूज होता है जो मैं आप पढ़ा रही हूँ। देखो पहला तो है कि अगर आपके पास आए एसिड्स और बेस तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है। एसिड्स और बेसिस के लिए क्या होगा कि जो तो एसिड्स हैं, फॉर एसिड्स z फैक्टर होगा उनकी बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी में कितना आएगा? नंबर ऑफ द बेसिस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स। जैसे HCl है, तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने बेस डालने पड़ेंगे? एक H है ना, तो इसकी बेसिसिटी है कितनी? 1। अब आपका आ गया H2SO4, इसकी बेसिसिटी 2 आ गई। आपका आ गया H3PO4, इसकी बेसिसिटी 3 आ गई। ठीक है, अगर आपके लिए बेस है तो इससे अपोजिट ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेस में होगा Z फैक्टर उसकी एसिडिटी, अब बेटा इसमें जैसे NaOH आ गया, NaOH के लिए एसिडिटी 1, BaOH ट्वाइस आ गया, इसके लिए 2, AlOH3 आ गया, इसके लिए 3। तो यहां तक तो आसान है, अगर एसिड बेस आ गया तो ऐसे देख लोगे Z फैक्टर। अगर आपके पास आ गया इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर इलेक्ट्रोलाइट जो Z फैक्टर होता है ना, दैट इज इक्वल टू N+ और Z+ अंडर द मोड, या N- Z- अंडर द मोड। N+ होता है नंबर ऑफ द कैटायंस,
Z प्लस होता है चार्ज ऑन द कैटायंस, इसका रिवर्स कर लेना N माइनस और Z माइनस में, नंबर ऑफ द एनायंस ऑन चार्ज ऑन द एनायन। अब जैसे तुम्हें आ गया Fe2SO4 थ्राइस, ऐसा आ गया पेपर में, क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना, इसको ब्रेकअप कर लो। 2Fe3 प्लस हो गया, 3SO4 2 नेगेटिव हो गया। अब इसमें N प्लस कितने हैं? 2, Z प्लस कितना है? +3, N माइनस कितना है? 3, Z माइनस कितना है? -2। तो मॉड में लेंगे तो एक ही कर लो ना, दोनों का आंसर तो सेम ही आना है। N प्लस Z प्लस कितना आ गया? 6, और यहाँ पे N माइनस Z माइनस मॉड कितना आ गया? 6, तो इसका Z फैक्टर कितना आ गया फिर? 6 आ गया। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे करोगे। और अगर पेपर में इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं आया, पेपर में आई केमिकल इक्वेशन, तो फॉर द केमिकल इक्वेशन जिसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट है, तो आपका Z फैक्टर होता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चेंज्ड, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चेंज। और ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर है ना जो आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें दिए हुए हैं बहुत, K2Cr2O7 के लिए, KMnO4 के लिए। अब K2Cr2O7 में से Cr2O7 2 नेगेटिव, ये 2Cr3 प्लस में कन्वर्ट होता है, तो कितना आंसर आएगा बताना जरा। +6 से +3 चेंज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए? 3। 3 नहीं देना, मैंने आपको रिडॉक्स में भी बताई थी ये बात। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 2 लगा हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज्ड, यहाँ पे रिड्यूस ऑक्सीडाइज सब ज्ञान है अब तुमको, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो यहाँ पे Z फैक्टर कितना आ गया? 6 आ गया। तो जब आप इक्वलेंट वेट निकालोगे ना इसका, इक्वलेंट वेट ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव, तो आप ऐसे निकालोगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6। समझ में आई बात? तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम Z फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। मैम अब आ प्लीज जाओ, ये अब स्लाइड करोगे? ये यस वाली। यस। डन। तो अब आ जाओ नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले पे। हम यहाँ पे पहुंचे थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो वो आ गया मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय Z फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब अगर मैं इसमें से Z फैक्टर को छोड़ दूं तो बाकी सारा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का नहीं है, तो सॉरी मोलैरिटी का नहीं है, इतना वाला यस मैम। बनाना बॉन्ड बना दिया देखो हमने, ये बटा मोलैरिटी हो गया, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया? Z फैक्टर, ये आ गया N। तो अब आपके पास एक रिलेशनशिप भी मिल गया, N इज इक्वल टू M इंटू Z फैक्टर। तुम्हें पेपर में आ गया क्वेश्चन 0.1 मोलर HCl, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि इसका Z फैक्टर, तुमने इतनी सारी कैलकुलेशन अब सीख ली है, 1 आएगा। तो इसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों सेम है। तुम्हें पेपर में आ गया H2SO4 है 1 मोलर, तुम्हें पता है इसका Z फैक्टर कितना है? 2 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ दैट। तो नॉर्मेलिटी को आप ऑब्टेन कर सकते हो मोलैरिटी से मल्टीप्लाइड बाय द Z फैक्टर। क्लियर है भाई? यस मैम। फॉर्मूले का अगर आपको बेसिक आता है तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। अगर आप उसमें हिट एंड ट्रायल लगा रहे हो कि कहीं पे कुछ भी आज दिल करता है लगा दे, तो वैसे फिर काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात इसके बारे में और बतानी है, नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी थी नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। फिर से चाय वाली एग्जांपल आ गई,
कि अगर आपके नंबर ऑफ द ग्राम इक्वलेंट आपने चेंज नहीं किए तो n इंटू वी आएगा, तो पहले सोल्यूशन के n इंटू वी, दूसरे सोल्यूशन के लिए n2 × v2। अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ ऐसी समझ पड़ रही है कि उसमें बाकी कोई इंग्रेडिएंट्स चेंज नहीं हुए हैं, बाकी सारा अमाउंट उतना का उतना ही रखा है, बस डाइल्यूशन किया गया है, तो उसमें आपके पास ये जाएगी नॉर्मेलिटी इक्वेशन n1v1 इज इक्वल टू n2v2। और ये जब आपके पास क्या सेम है, नंबर ऑफ द ग्राम इक्वलेंट्स अगर सेम है। तो ये आपके पास आ गई नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है जी, इसके साथ आपके मेथड टू मेजर द कंसंट्रेशन कंप्लीट है। बाकी मेथड टू मेजर द कंसंट्रेशन आपको ये हेल्प करते हैं आगे भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी आते हो। अब आते हैं हम आगे राउल्स लॉ पे। राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल, डाल्टन्स लॉ याद है गैसीय स्टेट का? यस बस फिर तो आसानी है। राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जैसे आपके पास आइडियल गैस की बात हो रही थी ना, इस चैप्टर में हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसको थोड़ा सा पढ़ा दूं, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? द पार्शियल प्रेशर of any component of the solution is directly proportional to mole fraction of that component of the solution। मोल फ्रैक्शन ऑफ, बस वो आप अप्लाई करते थे गैस पे, ये लिक्विड पे अप्लाई हो रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। कहने की बात हुई कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है। जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसमें, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितनी ज्यादा उसमें अमाउंट होगी, उतना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा जब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा या सॉलिड से गैसियस में जाएगा, जो भी प्रोसेस रहा हो। बट इस चैप्टर में हम जो भी कंडीशंस पढ़ेंगे वो सब लिक्विड टू गैस कन्वर्जन है। अच्छा बेटा, तो इसको करो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव, तो पी ए आ जाएगा P0A XA। इसमें पी ए को तो तुम पढ़ोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको पढ़ोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब होता है जब सॉल्वेंट में सोल्यूट मिक्स नहीं हुआ और वो सोल्यूशन नहीं बना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, ये एक्स ए आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आएगा पी ए इज इक्वल टू P0A XA। सिमिलरली जाएगा, इसके मैं मीनिंग नहीं लिख रही हूँ, बस सोल्यूट की जगह सॉल्वेंट कर देना। P0B इंटू XB, तो ये है सोल्यूट इन द प्योर स्टेट, मतलब पहले सॉल्वेंट था, आप सोल्यूट करना। सोल्यूट इन द प्योर स्टेट पार्शियल प्रेशर of the solute in the pure state. So this is the partial pressure of the solute only. Partial pressure of solute in the solution लिख लो नहीं तो। ठीक है, तो अब टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा? टोटल प्रेशर तो ऑब्वियसली जो दो कंपोनेंट प्रेशर डाल रहे हैं उनके बराबर आएगा। दिस इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B इंटू XB, इसके बराबर जाएगा।
अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये सारे आगे डिस्कशन में यूज होगा नेक्स्ट क्लास में। इफ योर सोल्यूट इज एनवी, एनवी का मतलब क्या होता है, बार बार यूज करेंगे हम ये वर्ड, नॉन वोलाटाइल, जिसके वेपर नहीं बन रहे, मतलब आप कोई सॉलिड फेस इसमें यूज कर रहे हो सोल्यूशन में। अगर आपका सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो इसमें पीबी हो जाएगा 0, मतलब आपका सॉल्यूट कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज पी टोटल इज प्रोपोर्शनल टू सिर्फ एक्स ए आ जाएगा, क्योंकि पी नॉट ए तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपके पास एक जाएगी इक्वेशन, यहाँ से आपके पास जाएगा एक लॉ कि द टोटल प्रेशर, ये आ चुकी है डेफिनेशन, ये है राउल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर द एनवी सोल्यूट। It states the total pressure exerted by the solution, total pressure exerted by the solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of pure solvent। ठीक है, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये आया था पी सॉल्यूशन। तो ये है राउल्ट्स लॉ। अब क्या होता है बेटा कि ये बात है आइडियल कंडीशन की, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद उन्होंने कोई भी प्रेशर एक्सर्ट ना लेस किया ना ग्रेटर किया, जितना ए और बी का था उतना ही प्रेशर उन्होंने एक्सर्ट किया, पर एक्चुअली में ये पूरी सच्चाई नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके आइडियल सोल्यूशन होंगे, आइडियल वर्ड किसके लिए यूज होता है, परफेक्शन वो होता है ना जो अभी नहीं अचीव्ड है, स्टिल नॉट अचीव्ड, परफेक्ट हो गया तो सारी रिएक्टिविटी ही खत्म। तो आइडियल सोल्यूशन मींस द सॉल्यूशंस, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन की तरह था। हाँ, कुछ कुछ कंडीशंस पे ये सोल्यूशन आइडियल होते हैं, बट नॉट ऑल द कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। द सॉल्यूशन which obey Raoult's law at all concentration, temperature and pressure। ठीक है, ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, तो उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि जिस सॉल्यूशन के लिए जिन सॉल्यूशंस के लिए पी सॉल्यूशन बराबर होता है पी ए प्लस पी बी के, और वो फर्दर कैलकुलेट करके आता है पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी, तो ये वाले सॉल्यूशन तो होते हैं आपके आइडियल, इसको तो बोलते हैं आइडियल। बाकी आइडियल सॉल्यूशन भाई कहाँ मिलते हैं। अब ये अगर सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू दिस है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी है, तो ऐसे सॉल्यूशन को वैसे तो रियल कहा जाना चाहिए, पर इसको बोला जाता है इस चैप्टर में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और एक बात इस चैप्टर में और याद रखनी है, गैसेस की तरह ही है सेम फिनोमिना, कि अगर आपका पी सॉल्यूशन है ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी से, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, solution showing the positive deviations from the Raoult's law, deviations from the Raoult's law। और अगर आपका P solution लेस देन है Pa प्लस Pb से, तो उसे बोलते हैं solution showing the negative deviations from the Raoult's law। इसको ना आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो आपने लिखा है ना Pa प्लस Pb किसके बराबर होता है, एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर हम ना इस साइड पे मोल फ्रैक्शन ले लें, जैसे इस साइड पे सारा का सारा सॉल्वेंट है, एक्स ए 1 और एक्स बी 0 हो गया, और इस साइड पे सारा का सारा सोल्यूट है, एक्स बी 1 और एक्स ए 0 हो गया,
तो इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके देख लो क्या आती है। अगर एक्स ए को आपने 1 रख दिया और एक्स बी को आपने 0 रख दिया इस इक्वेशन में, तो आपका जो पी था वो किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट ए के बराबर ही आ जाएगा। तो ये वाला प्रेशर का कॉलम बना लो, यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा और वो आ जाएगा पी नॉट ए के बराबर प्रेशर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने एक्स बी को 1 रख दिया इस इक्वेशन में और एक्स ए को 0 रख दिया, तो ये वाला पोर्शन तो आ जाए, खत्म हो जाएगा पहले वाला। तो P अब किसके बराबर आ जाएगा, P नॉट B के। बट हमें तो ये बात पता है ना कि सोल्यूट इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी लेस होता है सॉल्वेंट से, तो इसका थोड़ा निशान नीचे लगा लो, ये P नॉट B हो जाएगा। तो बस इसको मैच कर दो, ठीक है, तो ये ऐसे मैच हो जाएगा। तो ये आपके पास जो ऊपर वाली लाइन है ये P सोल्यूशन होगी, जो होगी PA प्लस PB, ठीक है। और बाकी जो नीचे वाली 2 लाइंस है ये सॉल्वेंट और सोल्यूट के लिए होंगी। तो ये तो है आइडियल की कंडीशन, बट बिकॉज आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता तो एक्चुअल में लाइंस कुछ ऐसी आती हैं, मतलब या तो येलो कलर में आती हैं जो इसके ऊपर ऊपर है। जो येलो कलर में मैंने लिखा है वो तो है पॉजिटिव डेविएशंस, ठीक है, या आती हैं ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में मतलब या तो इसके ये ऐसे नीचे, इसके भी ऐसे नीचे, इसके भी ऐसे नीचे। जो ग्रीन कलर में मैंने लिखी है वो है नेगेटिव डेविएशन। अब क्वेश्चन ये है कि जो तो आइडियल सॉल्यूशन था, अगली स्लाइड करते हैं। जो तो आइडियल सॉल्यूशन था, आइडियल सॉल्यूशन बेचारा कुछ ऐसे बेसिस पे बना हुआ था कि जब जो सॉल्यूशन बनाना ए बी, तो उसमें ए ए और बी बी इंट्रैक्शन सेम है। तो आप बताओ भाई कि वो सॉल्यूशन ही क्यों बनेगा अगर उसमें ए ए और बी बी इंट्रैक्शन सेम है। या अगर वो मिक्स होके सेटल होके बैठ भी गया तो कितनी देर तक ऐसे सेटल होगा। तो जो आपके नॉन आइडियल हैं वो इस सिद्धांत पे नहीं है बेस्ड। वो क्या कहते हैं कि या तो ए बी इंट्रैक्शन ज्यादा होंगी ए ए और बी बी से। अब ए बी इंट्रैक्शन अगर ज्यादा होंगी तो फिर तो ये ए और बी एक दूसरे को छोड़ेंगे ही नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है। तो इसमें जो पी सॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन आएगा पी ए और पी बी से, ठीक है। और ये होंगी तुम्हारी नेगेटिव डेविएशंस। अगर आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट पहले से बेकार फोर्सेस से अटके हैं ए ए और बी बी से, ठीक है, तो फिर तो ये एक दूसरे को फ्री कर देंगे जल्दी। तो इसका मतलब है इसमें पी सॉल्यूशन ग्रेटर देन होगा पी ए प्लस पी बी से। ये आपका सॉल्यूशन जाएगा किसकी तरफ, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ। अब जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम ये सीखेंगे कि कौन से ऐसे सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं। दिस चैप्टर 1 क्वेश्चन आई हैव रिसीव्ड, मुझे ये कंप्लीट कर लेने दो, देन आई विल आंसर यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव डेविएशंस तब आएंगी जब आपके पास ये वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना, सॉरी, तो बताऊंगी मैं आपको कि कहाँ कहाँ पे नई फोर्सेस आती हैं। जहाँ पे कुछ नया हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया वहां पे फोर्सेस स्ट्रांग हो गई, नेगेटिव डेविएशन आएंगी, और कहीं पे पॉजिटिव। तो इज दैट क्लियर, यहाँ तक सभी को ये आता था आपको चैप्टर, तो थोड़ा सा मैंने स्पीड से करा दिया। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. I have received one question, ma'am. Can we start the organic chemistry after this chapter? देखो, जो मतलब स्केड्यूल मैंने दिया है आप लोगों का बना के, उस स्केड्यूल में मैंने सॉल्यूशन के बाद जहां तक मुझे याद है सॉलिड स्टेट रखा है, और सॉलिड स्टेट के बाद शायद पी के बाद ऑर्गेनिक है। मैम प्लीज तो ऑर्गेनिक करवा दो पहले। हाँ, देखो मैम मुझे, सेकंड टर्म की तैयारी हो जाएगी। यस मैम। अच्छा ठीक है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला जब मैंने बोला था आज की सॉल्यूशन चैप्टर करवाना है, तब भी कर सकते थे। मैम मैं कल बोलने लगा था फिर जब तक क्लास। हाँ मैंने कल बताया था ना कि सॉल्यूशन कराना है, वो तो मैं चलो वहां पे चेंज कर देंगे, बोल देंगे कि इट इज द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स कि उसको पहले करवाना है। तो ऐसा करते हैं, इस वीक में मुझे आपके साथ एक क्लास और मिलेगी, उसमें ये सॉल्यूशन मैक्सिमम वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काम मेरे करने वाला नहीं है, इसमें ज्यादा काम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला है। ज्यादा पढ़ाने वाला काम ऑर्गेनिक में ही होता है क्योंकि उसमें सारा हमें बताना पड़ता है। तो इसके बाद मैं आई विल टॉक टू देम, वहां पे प्लानर में मैं लिख दूंगी चेंज करके कि मैंने आपको ऑर्गेनिक पहले करवा दिया, विल गो फॉर द 12th ऑर्गेनिक डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, 12th वाले पोर्शन को पढ़ने, हाँ बोलो। थैंक यू मैम बोल रहा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं।
अच्छा क्या बोलना था भाई, हाँ ये बोलना था कि 12th वाले पोर्शन को पढ़ने के लिए ना जीओसी का ज्ञान लेके आना, ऐसा ना हो कि मुझे बहुत टाइम लगाना पड़े। अब जीओसी बिल्कुल भूल गए हो तो वो फिर काम नहीं चलेगा। मैम जितनी रीजनिंग पर आएगी वो सारी रीजनिंग जीओसी से चलेगी। ठीक है, चलो ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके ना उससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो करवा दूंगी स्टार्ट, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड वाला चैप्टर। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय, दिस इज थैंक ऑल यू फॉर मैम। क्लास। तो